इसका विकल्प छू अच्छा ठीक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज 19वां सेट है हम लोगों का। 5 क्वेश्चन फिर है, डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है और उसका उत्तर क्या होगा, है ना। पहला क्वेश्चन जो आज का है, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो क्या होगा, है ना। क्या होगा, एक सही है इसमें उत्तर, यानी 3 गलत है। पहला विकल्प है कि उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। विधानसभा स्वतः भंग नहीं होती है, क्योंकि इसमें 2 प्रावधान होते हैं। राष्ट्रपति के पास 2 विकल्प होते हैं, या तो राष्ट्रपति, रहमान गुड मॉर्निंग, आकाश गुड मॉर्निंग, राष्ट्रपति के पास 2 विकल्प होते हैं। कौन सा उत्तर होगा, बी, आर्य। एक विकल्प होता है कि वो विधानसभा को भंग करे, विकल्प है तो स्वतः तो होगा नहीं। दूसरा, विधानसभा निलंबित भी की जाती है। अगर विधानसभा को निलंबित कर दिया जाता है तब भविष्य में उस विधानसभा को पुनर्जीवित किया जा सकता है, यानी विधानसभा मरती नहीं है, कुछ समय के लिए सस्पेंड हो जाती है। और यदि भंग हो जाती है तो विधानसभा का नया चुनाव ही कराना पड़ता है। तो ये स्वतः भंग नहीं होती है, भंग किया जाता है, इसलिए ये विकल्प गलत हो जाता है ना। दूसरा, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होगी। राज्य विधानमंडल की शक्ति विधि बनाने की होती है, और जब किसी राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है तब उस राज्य के लिए राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है ना। यह अनुच्छेद 356 की व्यवस्था है। तो विधि बनाने यानी राज्य विधानमंडल की जो शक्तियां हैं विधि बनाने की, वो संसद में निहित हो जाती है, इसलिए ये विकल्प सही है ना। इसलिए उत्तर भी यही होगा। तीसरा, उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाते हैं, है ना। पीडीएफ है जी, यही रूप में मिलेगा। इसका कोई पीडीएफ आपको आंसर का लिख कर टाइप करके नहीं मिल पाएगा, उतना संभव नहीं हो पाएगा। इसी पीडीएफ को आप दे सकते हैं, किस पर किसी पर दिया जाता है, अच्छा बाद में, अभी आज ही बता देंगे आपको। उस ये जो अनुच्छेद 319 का निलंबन है, ये केवल 352 के दौरान ही होता है। जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तभी मौलिक अधिकार प्रभावित होता है। कोई भी मौलिक अधिकार हो, उसमें भी 20-21 प्रभावित नहीं होना है। 19 स्वतः निलंबित होता है। अन्य को निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति अलग से घोषणा 359 के तहत कर सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार प्रभावित होता है केवल राष्ट्रीय आपात के दौरान ही। 356 या 360 घोषित होने पर मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए 356 घोषित होने पर 19 निलंबित होगा, ये गलत है। और राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। विधि बनाने का अधिकार ये संसद को मिल जाता है। संसद विधि का निर्माण करेगी, राज्य विधानमंडल राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं मिलता है ना। तो 4-5 प्रभाव है इसके। एक, विधानसभा भंग या निलंबित की जा सकती है। उस राज्य के लिए राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। राज्य का धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। अगर लोकसभा सत्र में नहीं है
और उस राज्य के संचित निधि से धन निकालना है तो राष्ट्रपति की अनुमति से निकाला जा सकता है। मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही 356 का प्रभाव है। इसमें केवल बी वाला विकल्प कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयुज्य होगी, यही विकल्प सही है इसमें। ठीक है। उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं, में आते हैं, इस पर हम लोग पहले भी बात किए हैं। 5 मामले हैं, उसी को याद कर लीजिए तो क्वेश्चन चाहे जैसे भी पूछा जाएगा उत्तर बनेगा ही, है ना। इसमें एक है संघीय मामला। संघीय मामला यानी संघ राज्य या राज्यों से जो संबंधित मामले होते हैं उसे ही संघीय मामला कहा जाता है। दूसरा, अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार से संबंधित मामले। तीसरा, न्यायिक पुनर्विलोकन का मामला, जुडिशियल रिव्यू है इनका, जुडिशियल रिव्यू इनका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। चौथा, संविधान की व्याख्या का मामला। और पांचवा, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित मामले। यही 5 मामले सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक अधिकारिता में आते हैं। उच्च न्यायालय अभी तक हमने पूछा नहीं है, उच्च न्यायालय के भी प्रारंभिक अधिकारिता होती है। एक दिन क्वेश्चन उससे संबंधित डाल देंगे। हालांकि हमको लगता है कि उच्च न्यायालय का अधिकारिता वाला क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है, उसको एक दिन कर लेंगे। अब यहां देख लो, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये तो हो जाएगा, संघीय मामला है। नहीं, संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, ये नहीं है। 5 में नहीं आता है इसलिए नहीं होगा। भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, ये भी नहीं है, क्योंकि संघीय मामले में संघ राज्य या राज्यों के बीच के विवाद होते हैं, ये नहीं होगा। नहीं, 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये होगा। यानी संघीय मामले को ही रखे हुए है। तो 1 और 4, यही तो 2 हो रहा है ना। तो 1 और 4 विकल्प करने में दिक्कत हुई है। आते हैं, तो आते हैं में विकल्प गलत दे दिया गया है, 1 और 4 होगा, इसको यहां बदल दीजिए। मिसप्रिंट है तो उत्तर डी होगा, क्योंकि यही 5 मामले सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक अधिकारिता में आते हैं। संघीय मामले, अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार से संबंधित मामले, संविधान की व्याख्या का मामला, न्यायिक पुनर्विलोकन का मामला और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित मामले, यही 5 आते हैं। ये तो संघीय मामला ही है। ये नहीं है, दोनों नहीं होगा, और फिर ये भी संघीय मामला ही है। कुल मिलाकर क्वेश्चन केवल संघीय मामला से ही है। 1 और 4 होगा इसका उत्तर, है ना। अंकित गलत था बेटा। फोर्थ है, आर्या फोर्थ है, आर्या वेदिका फोर्थ है ना। 1 और 4 होगा, ये नहीं है, 2 भी नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र का शासन ही जब संघ के अधीन है तो इससे विवाद कैसा होगा? नहीं, तो दोनों नहीं होगा। अब तीसरा,
अनुच्छेद 20 के तहत दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण के अधिकार का प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार उसके अंतर्गत शामिल नहीं है? कौन अधिकार शामिल नहीं है? बोलो। अंकित रोशन, 3 नंबर क्वेश्चन का भूतलक्षी हम डिफाइन कर देंगे, आप आंसर बता दीजिए। अंकित हैं, आर्या वेदिका हैं, रजनी, कौन सा होगा? अच्छा, साइड भी है भाई, साइड हो जाते हैं, देख लो। कौन होगा? अब देखें, देखो, आपराधिक विधि का भूतलक्षी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये है, ये 20 का हिस्सा है। एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा, ये भी है। अपने ही विरुद्ध साक्ष्य न देने का, ये भी है। तीनों है। अपने को निर्दोष साबित करने का संरक्षण, ये नहीं है। यही उत्तर होगा। भूतलक्षी प्रभाव का मतलब होता है किसी भी आपराधिक विधि का अतीत की घटना पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। है ना? आपराधिक विधि जिस तिथि से लागू होती है उसी तिथि से प्रभावी होती है। पीछे की घटना पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना? जैसे मान लो हत्या के लिए क्या है सजा? फांसी भी हो सकती है, आजीवन कारावास, 10 वर्ष, मैक्सिमम फांसी हो सकती है। ठीक है, आज कितना तारीख है? 23 सितंबर, है ना? मान लो 23 सितंबर को यह कानून बन गया कि हत्या के लिए फांसी की सजा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये 23 सितंबर के बाद जो भी हत्या की घटनाएं घटेंगी उस केस पर यह लागू होगा कानून। इसके पहले की घटना पर इस कानून का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी को कहते हैं, नहीं अंकित, है ना? इसी को कहते हैं कानून का भूतलक्षी प्रभाव नहीं पड़ना। आपराधिक विधि का नहीं पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कि टाडा जो केस था, कानून था, आपराधिक कानून था, टाडा 1996 में ही समाप्त हो गया। देवगौड़ा की सरकार ने वापस ले लिया था। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में 5-7 वर्ष पहले उसी कानून के तहत संजय दत्त को सजा मिली थी। याकूब मेनन को फांसी उसी कानून के तहत दी गई थी, जबकि कानून वो समाप्त है। तो कानून अगर समाप्त भी हो जाता है, पीछे की घटना प्रभावित नहीं होगी। हाँ, जब से समाप्त हो गया तब से उस घटना के तहत कोई मामले रजिस्टर नहीं होंगे, क्योंकि देश में वो कानून लागू नहीं है। तो भूतलक्षी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो डी वाला है, निर्दोष साबित करने का संरक्षण नहीं देता है आर्टिकल 20। 326 के अंतर्गत सार्वभौमिक मताधिकार का प्रावधान है, जिसके अनुसार वैसे सभी भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं मत देने के अधिकारी होंगे। यही मतलब होता है सार्वभौमिक मताधिकार का। क्वेश्चन आपसे यह है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर किसी व्यक्ति को मत देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, है ना? एक विकल्प यह है, मतदाता सूची में नाम नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार वोटिंग करने के लिए मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है। अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, आपके पास सारे प्रमाण है, आधार भी है, वोटर आईडी भी है, बैंक अकाउंट का पासबुक भी है, जमीन का कागज भी है, जो भी निर्वाचन आयोग ने तय कर रखा है, सारे प्रूफ हैं आपके पास, लेकिन फिर भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो आपको मत नहीं देने दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। तो ये तो सही है,
अनिवास की स्थिति अर्थात जहां नाम है वहां रहता नहीं है, तो वोटर लिस्ट से आपका नाम हटा दिया जाएगा, यानी मत देने के अधिकार से वंचित इस आधार पर भी किया जा सकता है ना। उत्तर दिए हैं बी। नहीं, यदि आप रहते नहीं हैं जहां, वहां आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, तो इस आधार पर आपका नाम हटाया जा सकता है कि मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है ना। तो इस हिसाब से यहां मत देने से वंचित किया जा सकता है। ठीक है। सी, यदि जेल में बंद है, भारत में जेल में बंद लोगों को मत देने का अधिकार नहीं होता है। जेल में बंद रहकर आप चुनाव लड़ सकते हैं, यह अधिकार है, लेकिन जेल में रहकर आप मतदान नहीं कर सकते हैं, इससे वंचित किया गया है। तो यह भी सही है। यदि न्यायालय 2 वर्ष या अधिक की सजा देती है, यह कोई प्रावधान नहीं है जिसके आधार पर आपको मताधिकार से वंचित किया जा सके, है ना। इस आधार पर मताधिकार से वंचित नहीं करना है। हाँ, विकृत चित्त अगर है, मानसिक रूप से विकृति है, इस आधार पर रोका जा सकता है, यह प्रावधान है। लेकिन यदि न्यायालय सजा देती है तो सजा के हाँ, जेल में जब बंद है तो मत देने के अधिकार से वंचित है। नहीं तो ऐसे सजा याफ्ता हैं, बाहर हैं, तो मत देने का अधिकार होता है ना, सार्वभौमिक मताधिकार के तहत। राष्ट्रपति या राज्यसभा के चुनाव में या उपराष्ट्रपति के चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में मत देने के लिए छुट्टी दी जाती है, उसमें है, सार्वभौमिक मताधिकार में नहीं है। राजबल्लभ को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए छुट्टी दी गई थी, है ना। तो ये होगा, सजा प्राप्त व्यक्ति को मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। और अंतिम क्वेश्चन है, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? क्या हटाने की प्रक्रिया है? क्या प्रक्रिया है? बताइए। 5 का आंसर आ रहा है। और कोई? अंकित और कोई? आकाश, रजनी, रहमान। रहमान उत्तर क्यों बदल रहे हैं? कहीं है लिखा हुआ कि राष्ट्रपति पद से हटाएंगे? ऐसा प्रावधान नहीं है। ऐसे तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विषय में किताब में आप यही पढ़िएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसी प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय वाला महत्वपूर्ण हो जाता है, जानना उसी को है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जैसे हटाते हैं वैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाते हैं, सीएजी को भी हटाते हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाते हैं। चारों को हटाने की प्रक्रिया एक ही है ना। राज्य विधानमंडल को हटाने का अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। उच्च न्यायालय राज्य में काम करते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता राज्य ही देता है। एक तो वेतन भत्ता देने की जिम्मेवारी है, दूसरे शपथ ग्रहण की जिम्मेवारी है, राज्यपाल दिलाते हैं। इसके सिवा उच्च न्यायालय में राज्य की कोई भूमिका नहीं होती है। पहले नामों की अनुशंसा करने का अधिकार था राज्यपाल को, कॉलेजियम के बाद वो भी समाप्त कर दिया गया। नहीं तो ये नहीं होगा। संसद की संस्तुति पर राष्ट्रपति करेंगे, ये भी नहीं होगा।
क्योंकि राष्ट्रपति शब्द है, कहीं लिखा गया नहीं है कि राष्ट्रपति हटा देंगे। प्रावधान ये है, यदि संसद का दोनों सदन अपने विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है तो न्यायाधीश को हटना होगा। तो विशेष बहुमत का प्रावधान है, संसद का दोनों सदन विशेष बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित कर देता है तब न्यायाधीश को हटना होता है ना। जैसे हटाने की प्रक्रिया से उस पर बाद में बात कर लेंगे। राज्य विधानमंडल द्वारा विशेष बहुमत से इनको तो अधिकार है ही नहीं, तो यही उत्तर होगा। संसद द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर। दो आधार हैं हटाने संबंधी प्रस्ताव लाने का, एक साबित कदाचार या कार्य करने में असमर्थता। तीन शर्त है, राज्यसभा लोकसभा किसी भी सदन में लाया जाएगा, जिस लोकसभा में लाया जाता है तो उसके कम से कम 100, राज्यसभा में लाया जाता है तो उसके कम से कम 50 सदस्यों का लिखित समर्थन प्रस्ताव लाने के लिए आवश्यक है। और तीसरा, प्रस्ताव लाने की सूचना कम से कम 14 दिन पहले संबंधित सदन को देना आवश्यक होता है। प्रस्ताव आने के बाद उसकी जांच एक 3 सदस्यीय समिति से कराई जाती है। जांच में सही पाए जाने के बाद अगर संसद का दोनों सदन अपनी विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है तब न्यायाधीश को हटना होगा। यही होगा, यही प्रक्रिया है। इसमें राष्ट्रपति नहीं है कहीं भी, इसलिए राष्ट्रपति जो लिखा हुआ था ये गलत हो जाता है, ठीक है ना। और संसद की संस्तुति पर तो संस्तुति सामान्यतः साधारण बहुमत से ही होता है, जबकि न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान विशेष बहुमत से है, यानी कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक उपस्थित एवं मतदान में हिस्सा लेने वाले 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए, तभी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है ना। तो यही 5 क्वेश्चन था। (356) के तहत यदि राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू किया जाता है तो उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद को प्राप्त हो जाती हैं। इसमें यही सही है, विधानसभा स्वतः भंग नहीं होती है, उसमें भंग भी करना होता है, स्वतः नहीं होती है, निलंबन भी होता है। उन मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और जब संसद विधि बनाएगी तो राष्ट्रपति को विधि बनाने का अधिकार कहां से मिलेगा, है ना। दूसरा, उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में 5 मामले ही आते हैं: संघीय मामले, मौलिक अधिकार से संबंधित मामले, संविधान की व्याख्या का मामला, जुडिशियल रिव्यू का मामला तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित मामले। यही 5 आते हैं। ये और ये दोनों संघीय मामले ही हैं, यही सही होगा। अनुच्छेद 20 के तहत अपने आप को निर्दोष साबित करने का कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है ना। आपराधिक कानून का भूतलक्षी प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी को एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। हालांकि न्यायालय से सजा प्राप्त व्यक्ति पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है, इसे इस संरक्षण में शामिल नहीं किया गया है। विभागीय कार्रवाई होगी, है ना, सस्पेंड डिस्चार्ज हो सकते हैं, लेकिन न्यायालय द्वारा 2 बार सजा नहीं दिया जाएगा। और तीसरा, एक ही और अपने ही विरुद्ध साक्ष्य या प्रमाण देने के लिए जो पुलिस डंडे के बल पर दिलवाती है ना, कि कहो कि चोरी किए हैं, तो होशियार क्रिमिनल क्या होता है, देखता है कि ना बोलेंगे तो मारेगा ही, सब में हाँ कह देता है। लेकिन पुलिस के समक्ष जो बयान दिया जाता है न्यायालय में उसे आधार नहीं बनाया जाता है। आईपीसी की धारा तो है नहीं, आईपीसी की धारा 164 के अनुसार अभियुक्त का बयान न्यायालय में अलग से दर्ज होता है, उसी के आधार पर मुकदमा चलता है। जो होशियार होता है वो कह देता है हम आगे सब ना, हम कुछ करबे नहीं किया। तो आरोप लगाने वाले को यह साबित करना होता है कि इसने अपराध किया है, उसी आधार पर सजा मुकर्रर की जाती है। चौथा, सार्वभौमिक मताधिकार है भारतीय नागरिकों को। 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके सभी लोगों को मत देने का अधिकार होता है। कुछ आधार पर मत देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। अच्छा ठीक, और तो
नाम नहीं है तो मत नहीं दे सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी है। और निवास की स्थिति में मत देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। जहां रहते हैं वहां नाम नहीं है तो आपको मत देने के अधिकार से रोका जा सकता है। जेल में बंद कैदी को मत देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन अगर कोई सजा प्राप्त व्यक्ति है और जेल से बाहर है तो वो मतदान कर सकता है, या सजा होने की स्थिति में वोटर लिस्ट से आपका नाम नहीं काटा जाएगा। ऐसा कोई प्रावधान भारतीय निर्वाचन प्रणाली में नहीं है। और पांचवा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। यही 5 क्वेश्चन था। ये कोर्स के विषय में आप जानते हैं, कोर्स चल रहा है, शुरू हो गया है। 499 रुपया में लेना चाहते हैं तो ये 2 विकल्प हैं। दिक्कत है तो इस पर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ का टेलीग्राम का क्या है जानते हो? टेलीग्राम पर ही जाता है PDF, हम उसका ये बता देते हैं आपको। टेलीग्राम ये प्रकाशन लाइव चैनल का नाम प्रकाशन लाइव, उसी पर देते हैं। हाँ उसी पे मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए प्रकाशन लाइव ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम पर रुक्मिणी प्रकाशन लाइव ये एड्रेस है। इस पर आपको इसका PDF मिल जाएगा इस क्लास का। सारे क्लास जो अभी तक हुए हैं, 19 क्लास हुए हैं, उसका PDF आपको मिल जाएगा। रुक्मिणी लिखा ही होगा, नहीं है कहीं लिखा हुआ? मिनी प्रकाशन लाइव टेलीग्राम पर है ना। इसी पर PDF मिलेगा, यहाँ आकर आप PDF देख सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है, आज इतना ही। धन्यवाद।